हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज। ये मेंस की टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1392 है, ठीक है, 2020 का मतलब टेस्ट नंबर 2 है। ये आपको ज्योग्राफी के इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये ज्योग्राफी वाला जो हमारा जो मेंस का जीएस का फर्स्ट पेपर आता है, जिसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये सारा मतलब हमारा पेपर फर्स्ट में सम्मिलित होता है। तो उसी के अंतर्गत ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है जीएस फर्स्ट का, और ये सेकेंड नंबर 2 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 है सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हम सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा टेस्ट मतलब कौन सा क्वेश्चन पेपर आता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, और 10 आपको कल करेंगे इसी मतलब दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन के ये मतलब हम लोग डिस्कस किया करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब मेंशन मत करना, क्योंकि हमको 2 पार्टों में डिस्कस करना है, तो ज़्यादा मटेरियल रहता है। तो हम लोगों को मतलब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जल संभरण के बारे में, मतलब जल संभरण क्या होता है, जल संभरण की व्याख्या कीजिए। यानी वाटर शेड जो होता है, वाटर शेड की व्याख्या कीजिए। जल संभरण संभरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए भारत में जल संसाधन प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसकी व्याख्या करनी है, पहले होता क्या है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि जल संभरण क्या होता है, ठीक है। इसकी अवधारणा क्या है, और इसका फिर स्पष्ट उदाहरण देना है, और इसके प्रबंधन के बारे में महत्व बताना है कि जल संसाधन प्रबंधन में इसका क्या महत्व है। तो इसको जो है वो चार पार्टों में हम इसको तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें देखो वाटर शेड होता है, वाटर शेड होता क्या है, यह मतलब जल संभरण एक भौगोलिक क्षेत्र मतलब भौगोलिक क्षेत्र है जिसे प्रवाहित जिससे प्रवाहित होकर जल एक सार्वभौमिक निकाय जलधारा या फिर नदी झील या सागर में अपवाहित होता है। जल संभरण सीमा जल प्रवाह को पृथक करने वाला जलधारा चैनलों के चारों ओर विद्यमान सर्वोच्च कटकीय जो रेखा होती है, रिज लाइन होती है, ठीक है, के अनुसार का अनुसरण करती है। और ये प्रवाह मूल रूप से वर्षा जल, भूजल या फिर हिम के पिघलने से निर्मित जल के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्षा जल, भूजल और जो हिम के पिघलने से जल से, ये मतलब इनको जल संभरण के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। और यह भूमि के उस निचले या निम्नतम बिंदु पर मिलते हैं जहां जल संभरण से बाहर की ओर जल प्रवाहित होता है। तालाब के संदर्भ में जल संभरण कुछ हेक्टेयर तक सीमित हो सकता है, जबकि नदियों के संदर्भ में यह सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक का विस्तृत हो सकता है। मतलब तालाब तो छोटा होता है, तो उसमें जैसे आया तो तालाब में मतलब जो वर्षा का जल आया तो बहुत जल्दी भर जाता है। अभी हम जो हुसैन सागर झील में देखने को मिलेगा, जो तेलंगाना में देखने को मिला, बाढ़ आ गई, क्योंकि वहाँ वो जो हुसैन सागर झील है बीचों बीच में है, ठीक है। तो वहाँ जितना पानी इकट्ठा होना था उतना तो उसका ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती ना, उनकी तो कैपेसिटी कम होती है। और उसके बाद जब कहीं निकलने का सोर्स नहीं होता तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन नदियों में अगर जो ज़्यादा जल आ जाता है तो वो मतलब बाढ़ का रूप वो भी लेती हैं, लेकिन उस ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो क्या होता है कि समुद्र में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जल संभरण को देख सकते हैं। और जल संभरण प्रबंधन क्या होता है, तो इसके बारे में हमको देखना है कि इससे क्या हमको लाभ हो सकते हैं प्रबंधन से, ठीक है। और इसका महत्व भी देखना है। तो देखो, जल संभरण पृष्ठीय जल और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं संरक्षण को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत प्रवाहित जल को रोकने और विभिन्न विधियों और अंतः जो श्रावण टैंकों और पुनर्भरण यानी जो रिचार्ज कुआं होते हैं आदि के माध्यम से भूजल का जो संचय या पुनर्भरण किया जाता है। जैसे बारिश का जल हुआ, ठीक है, या मतलब हमको नदियों द्वारा मिल रहा है तो उसको रिजर्वायर द्वारा हम लोग संरक्षित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पीने के लिए या सिंचाई के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। और तालाबों में जो बारिश का पानी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, साउथ में देखो सिंचाई तालाबों द्वारा ही होती है, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लेते हैं बारिश का। उसके बाद जो है हम उसको सिंचाई के रूप में या मतलब पीने के रूप में अपना संशोधित करके वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम करते हैं। तथापि व्यापक अर्थों में अगर जल प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों यानी प्राकृतिक
जैसे तुम्हारे भूमि हो गया, जल हो गया, पौधे हो गया, प्राणियों एवं मानवीय जल संभरण एवं अन्य का संरक्षण, पुनरुत्थान और विवेकपूर्ण उपयोग सम्मिलित है। और इसमें यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। और ये जो होता है बारिश का जल हुआ तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर रिचार्ज के रूप में काम करते हैं कि मतलब जो हमारे सोर्स होते हैं, वेटलैंड वगैरह होती हैं, इनसे भी हमारा रिचार्ज होता है। और ये जो पूर्ण भरण वाला जो होता है, जैसे तालाब हुआ, कुआं हुआ, इसके द्वारा हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इसके द्वारा जब पानी नीचे चला जाता है तो ग्राउंड ऊपर हमारा ग्राउंड में जो ग्राउंड के नीचे जो वाटर लगातार कम हो रहा है उसका स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जैसे रिचार्ज जब पानी ऊपर से नीचे जाएगा ग्राउंड में तो पानी का जो है लेवल बढ़ेगा वहाँ पे, जो लगातार कम हो रहा है इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है इस समय। नेक्स्ट है प्रबंधन से हमको क्या महत्व है इसका, क्यों मतलब हम करते हैं, क्या कारण है इसका करने का कि मतलब हम इसका करते हैं। तो इससे देखो, वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र के फसल क्षेत्र का 68%, मतलब कृषि क्षेत्र भारत में जो फसल क्षेत्र का 68% जो होता है वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, मतलब वर्षा के द्वारा ही मतलब फसलों की सिंचाई होती है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में के अंतर्गत शामिल विशाल क्षेत्र के साथ देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल संभरण प्रबंधन सबसे व्यवहार्य विकल्प होता है। और जल संभरण जो प्रबंधन सूखे एवं बाढ़ दोनों समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करता है और जल की कमी को नियंत्रित और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है कि हमारा जो सिंचाई के लिए हमको जल की आवश्यकता होती है, तो अगर हम सिंचाई करेंगे तो फसलें हमारी उत्पन्न होंगी, और फसलें उत्पन्न होंगी तो हमारे लिए खाने के लिए अनाज होगा, तो हमारे जो है खाने की समस्या दूर होगी। तो इसी को हम मतलब खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जल जो वाटर शेड मैनेजमेंट होता है, ये जल संसाधनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि वर्षा के जल एवं पिघलने वाली बर्फ से उत्पन्न अपवाह का झील या नदी को प्रदूषित करने में अत्यधिक योगदान होता है। चूँकि जल संभरण सीमा राजनीतिक सीमाओं के अनुरूप नहीं होती है, इसलिए इसका प्रबंधन इसके निचले क्षेत्रों में जल संसाधनों के संकट को कम करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होगा। जैसे मतलब होता है कि हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, कि मतलब इसकी तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई कि भारत की एक मतलब राजनीतिक बाउंड्री है, लेकिन जो ये होती नदियाँ होती हैं, ये देखो पाकिस्तान तक जाती हैं इंडिया से निकलकर, और चाइना से इंडिया में आती हैं, ऐसे हर जगह मतलब ये जो वाटर का सोर्स होता है ये मतलब राजनीतिक इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इन पे कोई मतलब बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मतलब इसका मतलब महत्व तो देख लिया, अब इस कुछ उदाहरण हैं। जैसे मतलब कहा गया है कि संसाधनों के निकट को कम करने में प्रत्यक्ष सहायक होता है। तो महाराष्ट्र के जो रोलेगन सिद्धि गांव में जल प्रबंधन की सफलता उल्लेखनीय रही है। ठीक है, जल संभरण प्रबंधन के माध्यम से निरंतर सूखे के ग्रसित गांव के वर्तमान में जल की अधिशेष की स्थिति में ला दिया है। ठीक है, मतलब वहाँ बहुत ही कमी थी, उसमें अधिशेष हो गया है वहाँ पे जहाँ पानी की कमी थी इस वाटरशेड मैनेजमेंट से। ठीक है, इसके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन करके गांव और ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक संसाधन के रूप में सीमित मात्रा में विद्यमान है, ये मतलब जो वाटर शेड मैनेजमेंट वाला जो वाटर है ये एक मतलब संसाधन के रूप में जल सीमित मात्रा में विद्यमान है, लेकिन यह जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत में इसकी मांग आपूर्ति के मध्य भारी अंतर विद्यमान है। 2015-16 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया जल क्रांति अभियान देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रमुख घटक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको जो है अपना कंक्लूजन लिख देना है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जल प्रबंधन बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी मतलब हमें जीवित रहने के लिए पानी की तो आवश्यकता होती ही है, साथ साथ हमारी फसलों को, हमारे पशुओं को उनके पानी की आवश्यकता होती है जो है। इन सब के लिए हम जो है
वाटरशेड मैनेजमेंट को अपनाते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया कि महासागरीय जल में तापमान के ऊर्ध्वाधर और अक्षांशीय वितरण के साथ ही इसके लिए उत्तरदायी कारकों का उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि संक्षिप्त परिचय दे देना है जो महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर और अक्षांशीय जो वितरण है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं उनको हमको डिनोट कर देना है, उत्तरदायी कारकों को, और फिर अपने कुछ उदाहरण दे देने हैं, और तो हमारा जो है आंसर जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं क्या है कि महासागरों में जो ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि महासागरों के तापमान का अध्ययन जल की बृहद मात्रा के संचालन, समुद्री जीवों के वितरण, लवणता जैसे अन्य गुणों के अध्ययन के अनुसार महत्वपूर्ण है। सागरीय जल के तापमान की इस विवरण पद्धति का 2 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट है जैसे ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी पृष्ठ से जो निम्न तल है, जैसे ये मतलब ये चित्र में दिया गया है कि जो ये पृष्ठ से निम्न तल तक ये जो दिया गया है इसका तापमान का वितरण। ठीक है, ये इस प्रकार ये लाइन डिनोट करती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि महासागरीय जल के तापमान और गहराई के महासागरीय जल के तापमान गहराई प्रोफाइल से ज्ञात होता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान किस प्रकार घटता है। ठीक है, मध्य तथा निम्न अक्षांशों पर महासागरों के तापमान संरचना को पृष्ठ तल तक त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो देखो इसमें सबसे जो हमारा समुद्र सतह होता है उस पे जल का तापमान कितना होता है, 24 डिग्री लगभग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा घटकर 20 डिग्री आता है, और यहाँ तक जो आते आते जैसे 1000 डिग्री तक अगर हम बात करें, 1000 मीटर गहराई तक अगर हम बात करें यहाँ तक, ठीक है, तो कितना हो जाता है हमारा लगभग 8 से नीचे, मतलब लगभग 5 के करीब आ जाता है, और उसके बाद 0 डिग्री तक आ जाता है 45,000, जो 4,500 जो मीटर की गहराई तक जाते जाते डेप्थ में हम जब पहुँचते हैं समुद्र की गहराई में, तो हमारा जो है 4 से नीचे ही मतलब टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे समुद्र सतह का जो सतह है उस पे हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, वही 20 से 25 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है ये मतलब नीचे जाने पर ये घटने लगता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, ये मतलब विषुवत रेखा पर मतलब अलग होएगा, मतलब ये जो ग्लोब है तो यहाँ विषुवत रेखा पर तो ये वाला देखने को मिलेगा, लेकिन ये टेम्परेचर जो यहाँ का जो अंतर होता है निम्नतम और उच्चतम का, तो ये विषुवत रेखा पर ज़्यादा मिलेगा, और जो ये ध्रुवों पर जो नीचे जाओगे वाटर के नीचे वाले पार्ट में जाओगे तो यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये। तो हमारा क्या है प्रथम परत, यानी 20 डिग्री से 25 डिग्री, जो अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया उसी के बारे में है कि 20 से 25 डिग्री के मध्य तापमान के जो साथ उष्ण महासागरीय जल की शीर्ष परत को प्रदर्शित करती है, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत यह परत वर्ष भर विद्यमान रहती है, लेकिन मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती है, मतलब मध्य जो अक्षांश होते हैं उनके मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे ताप प्रवणता क्या होती है, थर्मोक्लाइन परत जो होती है ये हमको देखने को मिलती है नामक जो थर्मोक्लाइन जो परत नामक द्वितीय परत है, इसमें इस परत के नीचे स्थित होता है। ये मतलब प्रथम परत जो होती है जो मतलब जो सरफेस वाला वाटर सरफेस वाला पार्ट होता है उसके नीचे ये थर्मोक्लाइन वाली जो आपको परत देखने को मिलेगी, और ये प्रथम परत के नीचे स्थित होती है, और इसमें तापमान में तीव्र ह्रास की विशेषता पाई जाती है, जैसे ये हमको देख सकते हैं। ये पहली परत हो गई यहाँ तक 1000 तक, उसके बाद जो ये मतलब ये 100 से और 1000 के बीच में ये मतलब कितनी तेज़ी से ये घट रहा है। ठीक है, कितनी तेज़ी से घट रहा है, तो इस वाले की बात की जा रही है। ठीक, जो सेकेंड परत होती है इसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत तेज़ी से मतलब तापमान घटता हुआ दिखाई देता है। तृतीय परत या अत्यधिक ठंडी होती, इसका विस्तार गहरे समुद्र तल होता है, यहाँ तापमान लगभग स्थिर हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पृष्ठीय जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है, और जो ये देखने को मिलेगा, इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन पाया जाता है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ठीक है, उसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, ध्रुवीय तापमान के बारे में।
नेक्स्ट हमारा क्षैतिज वितरण, जिसका क्या है, पहले तो हमने देखा जो मतलब ऊर्ध्वाधर वितरण था, अब क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। तो महासागरों के पृष्ठीय जल का औसत तापमान मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है। जैसे ये हमारा जो भूमध्य रेखा हो गई, मतलब ये जो 0 डिग्री वाली है, ठीक है, इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। नीचे की ये मकर रेखा है, ऊपर की कर्क रेखा है। तो देखो जब गोलार्ध जो ये विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये ध्रुव है, तो ये ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये टेम्परेचर हमारा घटता जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ, दोनों भी गोलार्धों में जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वो हमारा घटता जाएगा। तो यही मतलब इसमें बताया गया फर्स्ट वाले स्टेटमेंट। सेकेंड में कहा गया कि अक्षांशों में वृद्धि के साथ तापमान में ह्रास की दर सामान्यतः 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति अक्षांश होती है। जैसे मतलब ये हमारा जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री ये हो गया। अब उसके बाद ये जो अगला अक्षांश है हमारा, जो लेटीट्यूड है, तो जो 1 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री मतलब बढ़ेंगे जब हम आगे, तो हमारा 0.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। ऐसे इससे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही मतलब हमारा टेम्परेचर आगे कम होता चला जाएगा, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागरों के दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च तापमान दर्ज किया जाता है, क्योंकि उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो महासागर होते हैं, ठीक है, तो उनकी मात्रा, जो जल की मात्रा कम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्षैतिज तापमान वितरण को समतापमापी रेखाओं, अर्थात जैसे एक समान तापमान के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब तापांतर उच्च होता है तब समताप रेखाओं के मध्य अंतराल कम होता है, और इनकी विपरीत स्थिति में होने पर अंतराल अधिक होता है। मतलब जब जो ये समताप रेखाएं एक समान स्थानों को जोड़ती हैं, जैसे ये इस चित्र में दिया गया है, देखो जैसे एक समान तापमान है, जहाँ ये ठंडा प्रदेश है, तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ है तो इसका सारी ये रेखा एक होगी, ठीक है। जहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर होगा, देखो 15 वाली, ये वाली हमको दिखने 15 डिग्री का सेम 15 डिग्री हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। इन्हीं को जो है समताप रेखाएं बोलते हैं, समताप रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो जिसमें समताप रेखाओं के मध्य अंतर कम होता है, जो मतलब अगर तापांतर उच्च होगा तो अंतराल जो है कम देखने को मिलेगा, और अगर तापांतर जो आपको कम होगा तो अंतराल ज़्यादा देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तापांतर के बारे में। अब देख लेते हैं कि हमारा ये जो महासागरीय तापमान के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से कारण उत्तरदायी हैं कि जिससे हमको प्रभावित होता है कि टेम्परेचर कितना कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा, ठीक है। तो उस संबंध में, तो देखो उस संबंध में अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास देखो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो एक अक्षांशीय वितरण होता है, जो अक्षांश होता है वो मैटर करता है। उसके बाद जो हमारा जो स्थिर और स्थल और जल का असमान वितरण जो है वो मैटर करता है इसमें। और इसके साथ साथ ये आपको प्रचलित जो पवन होती है ये भी इसको प्रभावित करती है। साथ साथ जो महासागरीय धाराएं होती हैं और परिवेष्ट यानी इनक्लोज जो समुद्र होता है वो भी इसको प्रभावित करता है। इन 4 आधारों पे, 5 आधारों पे अगर हम बात करें तो ये हम हमारे जो है तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, तो हमारा जैसे अभी कहा गया था कि पृष्ठीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा जाने पर घटता है, तो मतलब हमारा विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कम होगा, और ये सूर्य ताप की मात्रा को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सूर्य के ताप पर निर्भर करता है। तो ये हमारा एक हो गया पॉइंट। दूसरा है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर और दक्षिणी गोलार्ध की महासागरों की तुलना के साथ अधिक विस्तृत के रूप में अधिक विस्तृत रूप में संपर्क होने के कारण अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जैसे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हमको देखने को मिलता है ज़्यादा मतलब जो वाटर का लेवल रहता है, ठीक है, तो वहाँ हमको ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये प्रभावित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रचलित पवन, तो ये हमारी है भूमध्य जो भूमि के महासागरों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें पृष्ठीय जल के तट से दूर ले जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे ठंडा जल का उत्प्रवाह होता है। इसके विपरीत
अभितटीय जो पवनें होती हैं, जो महासागरों के तट की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें होती हैं, उष्ण जल को तट के निकट लाती हैं और तापमान जो है बढ़ जाता है इसका। तो ये भी एक मतलब फैक्टर होता है इसका, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का। नेक्स्ट है कि महासागरीय धाराएं जो हैं, तो जो उष्ण महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि शीत धाराएं जो होती हैं उष्ण महासागरों के तापमान को जो है कम कर देती हैं। तो इस प्रकार ये मतलब जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा देख सकते हैं, जो उष्ण धारा है ये आपको उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी तट पे देखने को मिलेगी। इसकी में जो है ये मतलब तापमान में वृद्धि कर देती है। और अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें तो जैसे कनारी की धारा आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको ठंडा कर देती है। ये आपको कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में, तो वहाँ डेजर्ट बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार तो ये हमारा एग्जाम्पल अच्छा हो जाता है, ठीक है। परिवेष्टित जो समुद्र है, मतलब इनक्लोज जो सी लेवल है उसके बारे में, तो ये निम्न अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्र खुले समुद्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज करते हैं, जबकि उच्च अक्षांशों में परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार हमारे ये 5 पॉइंट हो गए। अगर इसमें से हम 4 भी पॉइंट लिखते हैं, इसको छोड़ भी देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे से मतलब इसको हमको डिस्क्राइब कर देना है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन हाँ लिखना इतना है कि मतलब हमारा जैसे क्वेश्चन हो 150, अगर क्वेश्चन वर्ड में लिखना है तो कम अपना लिखना है वर्ड, और उसके बाद तो पॉइंट दे देने हैं, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल 1-2 दे देने हैं, वरना उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर 250 वर्ड में होगा तो हमारे पास जो है ज़्यादा वर्ड होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी, व्याख्या कीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना को समझने के लिए भूकंपीय तरंगों का एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोग हो सकता है, मतलब किया जा सकता है, जो आंतरिक होती हैं। तो देखो भूकंपीय तरंगों के बारे में हमको बात करना है कि कौन सी ये भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, और उनके अप्रत्यक्ष स्वरूप के रूप में हम उसके आंतरिक भाग को समझने के लिए पृथ्वी के किस प्रकार हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इसको 3 पार्टों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा कि भूकंप के दौरान उत्पन्न भूकंपीय तरंगों पृथ्वी के आंतरिक भागों के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं, ठीक है। भूकंपीय ऊर्जा को भूगर्भिक तरंगों यानी पी तथा एस जो तरंगे हैं तथा धरातलीय तरंगे दोनों के रूप में विकसित करते हैं, ठीक है। पी जो तरंगे होती हैं ये प्राथमिक तरंग, पी तरंग या प्राथमिक तरंग भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग है, इसलिए यह पृष्ठ या अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है। और ये तरंगे जो होती हैं जो गैसीय तरल और ठोस माध्यमों में गमन करती हैं। इस तरंग या द्वितीय तरंग, इसको इस तरंग या द्वितीय तरंग को मतलब इस तरंग को द्वितीय तरंग बोलते हैं। और ये पी तरंग की तुलना में मंद गति से मतलब धीरे चलती हैं। और पृथ्वी जो पी तरंगों के विपरीत यह केवल ठोस माध्यम है, मतलब जो एस हैं ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, लेकिन जो पी तरंगे हैं जो प्राथमिक तरंगे हैं प्राइमरी, ये आपको देखने को मिलेगा ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं, ठीक है। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों से होते हुए सभी दिशाओं में प्रसारित होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरने के दौरान ये वेग के माध्यम के गुणधर्मों जैसे कि संगठन, खनिज, प्रावस्था या संरचना, तापमान और दाब पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हमारा है अपेक्षाकृत सघन पदार्थों में अधिक तेज से गमन करती हैं, इसलिए गहराई में वृद्धि के साथ इनकी गति में भी वृद्धि होती है। मतलब जब गहराई में जितनी तेज़ी से जाती हैं, जैसे इनका क्या होता है जो अधिकेंद्र इसका देखने को, जो अभी जो अधिकेंद्र की बात की यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र क्या होता है, एक तो ये जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये है जैसे ये फोकस है, ठीक है, जहाँ से ज्वालामुखी मतलब जो भूकंप की उत्पत्ति होती है। और एक होता है ये मतलब अधिकेंद्र एपिसेंटर, यहाँ पे मतलब सबसे पहले तरंगे पहुँचती हैं। तो ये चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे गमन करती हैं, ये सब दिशाओं में इस तरह से गमन करती हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो उसी वही मतलब है कि जो जितनी गहराई में जाएंगी उतनी उनकी स्पीड तेज़ होती जाएगी, ठीक है। उसमें अंतर भी आते हैं उस परत के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिक्विड में और उनकी स्पीड दूसरी होगी और ठोस में उनकी स्पीड दूसरी होगी, ठीक है, इस प्रकार।
तो हमारा इसमें असंगत रूप से उष्ण क्षेत्र भूकंपी तरंगों की गति मंद कर देते हैं। देखो है, उष्ण क्षेत्र कम कर देते हैं और ठोस की तुलना में द्रव के माध्यम में इनकी गति अधिक मंद होती है, मतलब और मंद हो जाती है। उष्ण क्षेत्रों में धीरे होती है, उसके बाद जो द्रव माध्यम आता है उसमें और भी धीरे हो जाती है और पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ द्रव क्षेत्र यानी पी तरंगों की गति को मंद कर देता है और इस तरंग इसके गमन इसमें नहीं कर पाती हैं, जो द्रव वाला क्षेत्र पिघला हुआ क्षेत्र होता है, ठीक, क्योंकि उनकी अपरूपता गति द्रव माध्यम से संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, अधिकांश जो आंशिक रूप से पिघला हुआ क्षेत्र पी तरंगों को मंद कर देता है और एस तरंगों को क्षीण या निर्बल कर देता है। परावर्तन के कारण जो तरंगे होती हैं ये वापस लौट जाती हैं और अपवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में गमन करती हैं, मतलब परावर्तन के कारण वापस लौट जाती हैं जो होती हैं, और जो अपवर्तन के कारण विभिन्न दिशाओं में ये गमन करती हैं। इसके फलस्वरूप भूकंपी तरंगे पृथ्वी में वक्र पथ में गमन करती हैं। तो आओ इसको हम चित्र में देख लेते हैं। तो देखो ये जो पी तरंगे होती हैं, ठीक है, तो ये तो ठोस द्रव गैस में चलती हैं, लेकिन जब ये ठोस से जो द्रव में अगर प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, इनकी पहले स्पीड कम होती है और फिर बढ़ने लगती है। देखो पहले तो बहुत तेज़ी से ये मतलब धीरे थी, उसके बाद तेज़ी से बढ़ रही, उसके बाद जब द्रव में एंट्री की तो इन लोगों ने जो ये मतलब कम हो गई, फिर उसके बाद द्रव से ठोस में गए तो फिर बढ़ी है इनकी, ठीक है। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं ये ये कोर वाला जोन जो होता है पृथ्वी का, ये द्रव वाला होता है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। तो इसमें देखो ये मतलब जो एस तरंगे हैं ये इसको पार ही नहीं कर पाती हैं, तो ये एस तरंगों का ये पी तरंगों का जो ये शैडो जोन होता है और नॉन डायरेक्टली जो एस तरंगों का ये शैडो जोन पाया जाता है। इन देखो एस तरंगों का शैडो जोन 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच होता है, लेकिन अगर जो हम बात करें कि जो पी तरंगों का शैडो जोन कितना होता है, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ पर ये तरंगे नहीं चलती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये एस तरंगे नहीं चलती हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ से नहीं गुजरती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा शैडो जोन वाला मतलब क्षेत्र हो जाता है। इस तरह तरल अवस्था में विद्यमान कोर तथा पी तरंगों के अपरिवर्तित होने के कारण छाया का निर्माण होता है और इस तरंगों को पूर्णतः अवरुद्ध कर देता है। भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री के अंतर्गत किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों की तरंगों का अभिलेखन करते हैं और भूकंप लेखी अधिकेंद्र में 145 डिग्री के परे पी तरंगों को ही अभिलेखित करते हैं। इस प्रकार 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है, यानी शैडो जोन होता है, और 105 डिग्री से परे संपूर्ण क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। तो किसी भूकंप हेतु मापे गए इन छाया क्षेत्रों का ज्यामितीय विवरण और विस्तार पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रमुख सीमाओं की स्थिति की गणना करने में सक्षम बनाता है। साथ ही विभिन्न परतों के ठोस बनाम द्रव अभिलक्षण और यहाँ तक कि इनके भौतिक गुणधर्मों में से कुछ के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो हमारा जो ये मतलब हमारा शैडो जोन वाला क्षेत्र है, तो इस तरह एस और पी तरंगे जो होती हैं ये हमको देखने को मिलती हैं। इसमें इसी के द्वारा हमको ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी लिक्विड है, कितनी हमारी जो पृथ्वी हमारी देखने को मिलेगी कि कितनी ठोस है, तो उसके बारे में हमको अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। इसमें उष्ण कटिबंधी और बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवातों के मध्य विभेद कीजिए। तो दोनों मतलब चक्रवातों को परिभाषित करते हुए उनके मूल परिभाषा के साथ उत्तर प्रारंभ करना है इसमें देखो, और इसमें उसकी उत्पत्ति और आकार के बारे में बताना है, उसके कौन कौन से मापदंड होते हैं और उनके मध्य अंतर कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये हमको बता देना है। तो देखो चक्रवात क्या होते हैं कि चक्रवात ऐसे वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जिनमें केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर वायु का बंद परिसंचरण विद्यमान होता है, और यह परिसंचरण उत्तरी गोलार्ध में आपको वामावर्त देखने को मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपको दक्षिणावर्त, मतलब उत्तरी गोलार्ध में आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
जैसे ये चक्रवात होता है तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको उत्तरी गोलार्ध में ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ निम्न दाब होगा और यहाँ उच्च दाब होगा, ठीक है। और अगर जो दक्षिणी गोलार्ध में ये बात करें तो ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमारा है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया है कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात और जो है उष्ण कटिबंधी चक्रवात। तो उनके मध्य अंतर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो देखो इसके अंतर कौन कौन से होते हैं। तो एक तो देखो हमारा उद्गम कैसे उनका उद्गम होता है, अक्षांश क्या है, गठन क्या है, उनका आकार देख लो, आकार है, वर्षण की प्रक्रिया है, किस प्रकार ये वर्षा करते हैं, और वायु का वेग है, वायु का वेग और उसके साथ साथ जो वायु का वेग है और समताप रेखा है, जीवन काल है, कितने दिन का रहता है, और स्थित क्षेत्र होता है। तो इन सब के बारे में हमको देख लेना है एक एक करके, ठीक है। और इन्हीं को पॉइंट फॉर्म में अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है, नहीं तो आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उद्गम क्या होता है, इसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से उत्पन्न होती है, क्योंकि अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होता है। जो अपनी ऊर्जा ये प्राप्त करता है ये संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करता है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति गतिकी कारणों से होती है। जो ये बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तापमान होता है, इसकी उत्पत्ति इसके गतिकी कारणों से प्राप्त मतलब गतिकी कारणों से होती है। और जो इसके अंतर्गत कैरियोलिस बल और वायु राशियों की गति सम्मिलित होती है। बहिरुष्णी जो चक्रवात की ऊर्जा वायु राशियों के घनत्व पर निर्भर करती है, मतलब इसकी संघनन पर निर्भर करती है और इसकी जो है घनत्व पर निर्भर करती है। अक्षांश की बात कर लें तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में विस्तृत होता है। ये मतलब जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है जो, लेकिन ये जो मतलब शीतल कटिबंधीय होता है या बहिरुष्णी होता है, इसकी बात करें तो ये 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये उसमें मतलब उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रबल देखने को मिलता है। और तापमान में अधिक विषमता के कारण ये मतलब उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की में विस्तृत, ओ सॉरी 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 क्या है इसमें, हाँ इसमें ये कहा गया है कि भूमध्य रेखा के 35 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण में विस्तृत होते हैं। और तापमान में अधिक विषमता होने के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ लैंड ज़्यादा है तो लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है इसलिए, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं कि इसका गठन कैसे होता है। तो इसका निर्माण 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली बृहद समुद्री सतह की आवश्यकता होती है। ये स्थल पर पहुंचने पर क्षीण हो जाते हैं, मतलब समाप्त होने की कगार पे आ जाते हैं। मतलब जितना ही स्थल की ओर बढ़ेंगे उतना ही ये कमज़ोर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो हमारा बहिरुष्णी चक्रवात है, यानी मतलब जो शीत कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, चक्रवातों का निर्माण स्थल और समुद्र दोनों पर हो सकता है। और इसका गठन वाताग्र जनन यानी जो फ्रंट जेनोसिस होता है प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो फ्रंट जो होते हैं वाताग्र होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। तो ये मतलब दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ये लैंड पे नहीं हो सकते, ठीक है। आकार देख लेते हैं। तो यह छोटे क्षेत्र तक सीमित रहता है। इसका व्यास विशिष्ट यानी 100 से 500 किलोमीटर तक होता है। इस चक्रवात का आकार चक्रवात की तीव्रता के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। मतलब जैसा आकार होता है, जैसी मतलब उसकी तीव्रता होगी उसी के हिसाब से उसका आकार बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। लेकिन जो ये होते हैं ये अपेक्षाकृत एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। इनका व्यास विशिष्ट यानी 300 से 3000 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं। अगर वर्षण की प्रक्रिया की बात करें तो इस चक्रवात में भारी वर्षा होती है, लेकिन यह वर्षा कुछ घंटों तक ही सीमित रहती है। हालांकि यदि चक्रवात एक स्थान पर रुका रहता है तो वर्षा कई दिनों तक जारी रह सकती है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इस मतलब जो बहिरुष्णी या मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इसमें मंद वर्षा होती है और यह कई दिनों तक तथा कभी कभी कई सप्ताहों तक होती रहती है, ठीक है। इसका वायु का वेग अगर बात करें तो देखो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसमें वायु के वेग बहुत अधिक होता है, जैसे 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो ये शीतोष्णकटिबंधीय होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा वायु का वेग तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी 30 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समताप रेखा। तो ये समताप रेखा जो होती है समताप रेखाएं
पूर्ण गोलाकार होती हैं और दाब प्रवणता तीव्र, इसमें दाब प्रवणता तीव्र होती है, ये गोलाकार होती हैं। लेकिन जो ये समदाब जो रेखाएं सामान्य तौर पर वी आकार की होती हैं, जो ये हमारा देखने को मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है, और दाब प्रवणता इसमें कम देखने को मिलती है, ठीक है, कम तीव्र होती है। नेक्स्ट है कि जीवन काल कितना किसका होता है। तो देखो, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जीवन काल काल 1 सप्ताह से अधिक नहीं रह सकता, लेकिन इनका जो जीवन काल होता है, जो शीतोष्ण यानी बहिरुष्णीय होते हैं जो चक्रवात, इनका जो जीवन काल 2 से 3 सप्ताह हो सकता है, ठीक है। और स्थित क्षेत्र क्या है, मतलब तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र को चक्षु यानी आई के नाम से जाना जाता है। केंद्र में वायु शांत होती है और इनमें कोई वर्षा नहीं होती है। इस चक्रवात का कोई भी ऐसा भाग नहीं होता है जहां वायु और वर्षा निष्क्रिय हो, ठीक है। नेक्स्ट है धाराओं का प्रवाह की बात करें तो जो धाराओं के प्रवाह का प्रभाव होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उच्च स्तरीय वायु प्रवाह के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय यानी बहिरुष्णीय जो चक्रवात होता है, इसमें देखने को मिलेगा इसका उच्च स्तरीय वायु प्रवाह यानी धारा, राशबी तरंगे इत्यादि के साथ एक विशिष्ट संबंध इसको देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्थल और समुद्र दोनों पर इनका फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। दिशा की बात करें तो ये देखो, ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की दिशा में गतिमान होते हैं, मतलब पूर्व की पश्चिम की दिशा में गतिमान होते हैं इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये पश्चिम से पूर्व की होते हैं, क्लॉकवाइज में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये चक्रवातों के डिफरेंस देख लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान अपवाह तंत्र को आकार देने वाली प्रमुख भूवैज्ञानिक घटना क्या थी। प्रायद्वीपीय अपवाह प्रतिरूप में भौगोलिक कारकों में क्या भूमिका निभाई गई है। तो इनके देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है। इसमें वर्तमान जो अपवाह तंत्र के प्रदान की जाने वाली भूवैज्ञानिक घटनाओं का वर्णन करना है, और इसमें देखना है कि जो ये मतलब भौगोलिक कारक जैसे कौन कौन से हैं, ठीक है। और जैसे मैदानी उच्च भूमियों पे उपस्थित कारणों को, विभिन्न अब जल अफवाहों को, मतलब उस पर चर्चा कर देनी है थोड़ा सा प्रतिरूप पे, ठीक है। तो हमारे 3 पार्टों में ये भी क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। हम किसी भी क्वेश्चन को जो है 3 पार्टों में तोड़ के उसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें लिखने में आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट है कि हमारा भारतीय जल अपवाह तंत्र में अनेक छोटी और बड़ी नदियाँ सम्मिलित होती हैं। यह 3 प्रमुख भू आकृतिक इकाइयाँ और वर्षा की प्रकृति एवं लक्षण का परिणाम है। प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली हिमालय अपवाह प्रणाली से पुरानी है, ठीक है। देख रहे हो जो मतलब ये, क्योंकि प्रायद्वीप हमारा इसका भाग नहीं था, इसको जो है ये हमारा अफ्रीका वाला जो जोन था वहाँ से हम टूट कर इधर आया था। तो ये मतलब पुराना क्षेत्र है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये यहाँ प्रवाह नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा या उथला होने के से प्रमाणित होता है। 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान अपवाह तंत्र को आकार प्रदान किया है। तो फर्स्ट है कि आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के जो पश्चिमी पार्श्व का अवतलन और दसाव हो जाता है, जिससे यह समुद्र से नीचे चला जाता है। सामान्यतया इसमें मूल जल के दोनों ओर नदी की सममित योजना को विकृत उत्पन्न होती है, और हिमालय से होने वाले प्रोत्थान के साथ प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। इसी काल में प्रायद्वीपीय भारत जो प्रायद्वीपीय खंड था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा में दक्षिण दिशा की में झुक गया, दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी के ओर उन्मुख हो गया। जैसे ये हमारा जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप यार हमसे नहीं बनता अच्छा सा, ठीक है, तो ये अपना मान लेना, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट जो है मतलब ऊंचा है, और इस तरफ से ये झुका हुआ है, ऐसे इसका झुकाव हुआ है, ठीक है। और ये जो हिमालय से नदियाँ आती हैं तो इनका भी झुकाव इसी तरह से है, ठीक है। तो ये सारी मतलब अपवाह तंत्र इधर है। लेकिन जो ये भ्रंश घाटियाँ यहाँ वाला जो ये क्षेत्र है, इतना ये मतलब नर्मदा ताप्ती वाला, ये इस तरफ से इनकी ये भ्रंश घाटियों में नदियाँ बहती हैं, और ये पश्चिमी घाट की तरफ ये थोड़ी इधर नदियाँ बहती हैं, तो इसका झुकाव इधर को देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसी के बारे में ये मतलब सब बातें की जा रही हैं पूरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों के क्षेत्र जो प्रणाली जो प्रायद्वीपीय नदी
प्रणाली क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न भौगोलिक कारकों के कारण भिन्न भिन्न जल अपवाह प्रतिरूपों के अनुसरण, मतलब भिन्न भिन्न जो कौन कौन से प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं नदियाँ, उनके बारे में। तो नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट घाटी के अत्यधिक विभंजित और भ्रंशित स्थलाकृत्य होने के कारण यह समकोणीय जाल सादृश्य अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो इन भ्रंश घाटी में हमने कहा ही कि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ये मतलब जो ये समकोणीय जाल सादृश्य अपवाह तंत्र प्रतिरूप का निर्माण करती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर विस्तृत बेसाल्ट निर्मित दक्कन पठार के पृष्ठ की जिनकी ढाल कम होती है, ठीक है, ये मतलब जिनमें ढाल कम होती है, ये दुमाकृति जो प्रतिरूप होता है उसको प्रदर्शित करती हैं। इस नदी चैनल की स्थलाकृति की ढलान का अनुसरण करता है और चंबल सोन नदी इस मतलब दुमाकृति के अंतर्गत आती है, जो बेसाल्टिक जो ये दक्कन वाला निर्मित पृष्ठ है, ठीक है। और अमरकंटक, रांची पहाड़ इत्यादि जैसे निम्न उच्च भूमि क्षेत्र आरी अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमरकंटक से जो नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है, ठीक है, ये मतलब आरी प्रकार का अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान समानांतर जल अपवाह प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। और यह जलधाराएं पश्चिमी घाट जो प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करता है से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर सीधे प्रवाह मार्गों में अपवाहित होती हैं। इसके उदाहरण जैसे शरावती है, नेत्रा है, मांडवी है। तो ये जैसे ये हमारा इंडिया वाला पार्ट हमने बनाया था जो ये पश्चिमी घाट वाला है, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये मतलब इस तरह से नदियाँ इस तरफ से बहती हैं, ठीक है, ये वाली क्षेत्र वाला, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। और फिर है गोदावरी कृष्णा के बारे में अगर हम बात करें तो गोदावरी कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ दुमाकृत, ये भी मतलब इसमें भी कम ढाल है लेकिन कम है, तो ये भी दुमाकृति जल प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और ये वृक्षारोपण जल का मतलब वृक्षारोपण मतलब ये मतलब ऐसे नदियाँ आके मिलती हैं ये यहाँ पे, ठीक है, तो वृक्ष के आकार का ये मतलब आकार प्रदान करती हैं इनको नदियों को। तो इस प्रकार ये मतलब हमारे प्रतिरूप हो गए। अब देख लेते हैं कि इसमें भौगोलिक स्थिति जो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जो मैदान व निम्न उच्च भूमियों और पठारों के परिणामस्वरूप प्रायद्वीपीय भारत में मिश्रित प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप विकसित हुए हैं। तो ये मतलब सब मतलब भौगोलिक उनकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे मैदान है, निम्न उच्च भूमियाँ हैं, पठारों के परिणाम स्वरूप जो मैदानी प्रायद्वीपीय भारत में मिश्रित प्रकार के जो जल अपवाह प्रतिरूप विकसित हुए हैं। देखो ये सारे हमारे जो है इसमें देखने को मिलेगा ये वाले, ठीक है, ये सारे प्रतिरूप यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जूट के मिल अति संकेंद्रण हेतु उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए, साथ ही भारतीय जूट के समक्ष व्याप्त समस्याओं का विवरण दीजिए। तो इसमें जूट की क्या मतलब उद्योग कौन से हैं जूट के, ठीक है, उनकी स्थिति का संक्षिप्त वर्णन दे देना है। उसके बाद हमें जो है बंगाल में जो जूट मिले हैं उनके बारे में बताना है कि उनके कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ठीक है, अति संकेंद्रण के लिए। और फिर उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो उन पे चर्चा कर लेनी है हमको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जूट है ये आपको देखने को मिलेगा। जूट उद्योग पूर्वी भारत यानी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों में से एक है और देश के कुल जूट में पश्चिम बंगाल का योगदान 80% से अधिक है। और राज्य की जनसंख्या का 1/4 भाग जूट मिलों में नियोजित है, ठीक है, मतलब उसमें कार्यरत है। तो जो पश्चिम बंगाल में जूट मिलों के अति संकेंद्रण के लिए मतलब इतना सघन क्यों वहाँ पे है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो वहाँ की जो मृदा है वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहाँ की जो जलोढ़ मृदा है ये जूट उत्पादन के लिए बहुत है अच्छी है। और कच्चे जूट की उपलब्धता जूट वस्त्र निर्माण को राज्य का सबसे प्रमुख उद्योग बनाती है, ठीक है। दूसरा है पॉइंट हमारा परिवहन है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग के एक उत्तम नेटवर्क के अनुपूरित सस्ती जल परिवहन प्रणाली द्वारा मिलों को कच्चे माल तैयार करने में और उपकरणों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है।
और जल की उपलब्धता, वहाँ जो हुगली नदी है, ठीक है, यहाँ से हमको उसके प्रसंस्करण के लिए जल मिल जाता है, क्योंकि जूट जो है एक जो उसके पानी के लिए मतलब जूट को प्रोसेस करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो हुगली नदी से हमें पानी भी मिल जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है। और सस्ता श्रम, तो ये जो बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र होता है, तो इसमें श्रम बल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और जूट के लिए जो है गहन श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो श्रम भी सस्ता मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे मतलब ये संकेंद्रण ज़्यादा मिलता है। साथ ही ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो देखो वहीं पे आपको जूट के कारखानों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक लौह और कोयले की उपलब्धता जो है ये निकटवर्ती रानीगंज जो खदान है वहाँ से मिल जाती है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहता है, जिससे हम जो है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भौगोलिक अवस्थिति, जूट एक अन्य प्रमुख उत्पादक यानी देश जो जूट एक अन्य प्रमुख उत्पादक देश बांग्लादेश है, यानी जो बात करें तो बंगाल में स्थित जूट मिलों को बांग्लादेश से प्रचुर मात्रा में स्थानीय आयातित जूट की आपूर्ति भी की हो जाती है। और बाज़ार की बात करें कि एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में कलकत्ता है, जूट के निर्यात के लिए बैंकिंग है, बीमा सेवाएं हैं, बंदरगाह हैं की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो उच्च सभ्यता के बावजूद भारतीय जूट द्वारा निम्नलिखित समस्याएं विद्यमान है, मतलब उच्च संभाव्यता के बावजूद भी भारत में मतलब जूट की जो मिलों के लिए कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना किया जा रहा है इस समय वर्तमान में। जो जूट का जो प्रोसेसिंग जो मतलब जूट के जो मिल हैं बंद हो रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके क्या कारण हैं, क्या समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं में अगर बात करें तो देखो, जूट मिलों का विभाजन तथा कच्चा जूट, तो भारत में जो विभाजन से पूर्व बंगाल पश्चिम के जो बंगाल विश्व के कुल जूट उत्पादन के आधे भाग का उत्पादन करता था। विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश के जो कच्चे जूट के उत्पादन तथा पश्चिमी बंगाल के निर्माता दो भिन्न भिन्न देशों में बट गए, ठीक है। आर्थिक मंदी 1970 के दशक के बाद पश्चिम बंगाल में उत्पन्न आर्थिक गिरावट की स्थिति के कारण औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं और रोजगार की हानि हुई, ठीक है। 1970 के समय तो वो भी एक कारण रहा। उसके बाद मांग में कमी, इस समय जो है कृत्रिम रेशा संश्लेषित जो रेशा है उसमें जूट का स्थान ले लिया है, जिससे भी वहाँ मतलब जूट उद्योग की लाभप्रदता को कम कर दिया है, और जिससे मजदूरी में कमी और अनियमितता उत्पन्न हो गई है। और इस क्षेत्र में श्रमिक के शोषण का आरोप मतलब श्रमिक शोषण का आरोप लग रहा है, ठीक है। और जागरूकता में जो जागरूकता की बात करें तो उपभोक्ताओं के मध्य फैब्रिक की विविधता तथा इसकी पर्यावरण अनुकूल प्रकृति के प्रति जागरूकता का अभाव है, इसे लोकप्रिय वस्त्र बनाने में एक बड़ी बाधा आ रही है, ठीक है। और उपलब्धता, तो अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे जूट की उपलब्धता अन्य चुनौती अच्छी जूट की उपलब्धता एक अन्य चुनौती बना हुआ है। मिल मालिकों को पड़ोसी राज्यों और देश से कम गुणवत्ता वाला सस्ता जूट प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अभाव है हमारे यहाँ, क्योंकि आधुनिकीकरण का अभाव, बदलते बाजार और बदलती उपभोक्ता मांगों के कारण उद्योग की विफलता अन्य प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। ये मुद्दे हैं। उपयुक्त चिन्हित मुद्दों का समाधान करने हेतु तथा इस क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रथम, राष्ट्रीय जूट नीति 2005 का उद्देश्य भारतीय जूट उत्पादकों के विनिर्माण और निर्यात को पूर्ववर्ती वैश्विक उत्कृष्टता महत्व को प्राप्त करने और बनाए रखने में सहायता करना था, और साथ ही इस उद्योग को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जूट बोर्ड और राष्ट्रीय जूट मिशन को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को समाप्त करने से संबंधित भारत सरकार की योजना भी जूट यानी गोल्डन फाइबर के उनको उपयोग को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये हमारी पहले हैं सरकार के द्वारा। तो ये हमारा कंक्लूजन इतना छोटा सा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि वलित पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। अधिकांश पर्वतों की सीमाओं पर
क्यों पाए जाते हैं? जो अधिकांश जो पर्वत होते हैं ये वलित पर्वत, ये महाद्वीपों की सीमाओं पर क्यों पाए जाते हैं? तो वलित पर्वत क्या होते हैं, उनका उत्तरदायी क्रियाविधि कौन सी है, ठीक है, उसका विस्तार से वर्णन करो। और उसके बाद ये मतलब इनकी सीमाओं पर क्यों पाए जाते हैं और इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। विश्व में सीमाओं पर वलित पर्वतों के वितरण का आरेखीय निरूपण कर देना है। अगर मैप के द्वारा बना दो तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, वरना अगर नहीं है आता है तो अलग बात है, लेकिन आना चाहिए, इससे हमको मार्किंग अच्छी मिलती है। ज्योग्राफी में अगर हम मैपिंग कर देते हैं, भले अच्छा ना बने, लेकिन अगर हम उसको डिनोट कर देते हैं तो चीज़ों एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको ज़्यादा आता है और वो नंबर अच्छे देता है, ठीक है। तो वलित पर्वतों की बात करें तो वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण विवर्तनिकीय प्लेटों के संपीड़न के कारण होता है। यह संपीड़न भूपर्पटी पर बृहद वलित संरचनाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। हिमालय, एंडीज और अल्प सक्रिय वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। तो ये मतलब एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, ये हमारे वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। वलित पर्वतों के निर्माण की क्रियाविधि, तो इसका निर्माण भूपर्पटी से उत्पन्न तनाव के परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर होने वाले भू संचालनों द्वारा होता है। ये तनाव ऊपरी चट्टानों के बढ़ते भार, मेंटल में प्रवाहों और पर्पटी में मैग्ना के अंतर्वेधन या पृथ्वी के किसी भाग के प्रसार या संकुचन के कारण हो सकते हैं। जब इस प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में चट्टानों पर संपीड़न बल अधिरोपित होता है, जो दुर्बलता रेखा यानी जो लाइंस ऑफ वीकनेस के सहारे मोड़ या वलन उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे ये मतलब पूरा पार्ट है, अगर इसमें जो है संपीड़न होगा तो ये मतलब इस तरह वलन की क्रिया के द्वारा ये मतलब उभार आ जाता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार जैसे सीधी सीधी लाइनें थी यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे उभार आ गया, इस तरह जो है इनका जो है फॉर्मेशन होता है वलित पर्वतों का। तो ये वलन जो होते हैं, जो अपनत, इसको जो है ये वलन, ये अपनत यानी जो उठा हुआ भाग होता है, और अभिनत जो मतलब नीचे धंसा हुआ भाग होता है, कि श्रृंखला का एक निर्माण करते हैं और संपीड़न बलों की जटिल विभिन्न प्रकार के वलित पर्वतों जैसे कि साधारण वलित पर्वत, जटिल वलित पर्वत इत्यादि के निर्माण करती हैं। और साधारण वलित पर्वतों में वलन अपनतियां और अभिनतियों की सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ तरंगवत प्रतिरूप में व्याख्या करते हैं, जबकि जटिल पर्वतों में अत्यधिक संपीड़न बलों के कारण वलन की क्रिया जटिल हो जाती है और विभिन्न वलन का निर्माण होता है, जैसे अतिवलन, परिवलन और ग्रीवखंड, ठीक है। तो ये मतलब देखो, ग्रीवखंड ऐसे आंसर पूछ लिए जाते हैं कि किस में ये ग्रीवखंड का किस मतलब पर्वत का पार्ट है, ठीक है। तो पर्वत का है, पठार का है, या मतलब किसी चीज़ का पूछ लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा इनका फॉर्मेशन तो हमने कर लिया। अब इसको देख लेते हैं, महाद्वीपों की सीमाओं पर वलित पर्वतों की अवस्थिति के कारण, की क्या कारण है कि ये महाद्वीपों की जो सीमा पर ही बनते हैं। तो वलित वलित पर्वत मुख्यतः प्रायद्वीपीय पर्पटी के जो महाद्वीपीय पर्पटी से संबंधित होते हैं। इनका निर्माण दो महाद्वीप प्लेटों के मध्य तथा महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण के कारण होता है। यह अभिसरण प्लेट सीमांत पर होता है, जिसे महाद्वीपीय टकराव क्षेत्र या संपीड़न क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे ये प्लेट होती है, ठीक है, तो महाद्वीपीय प्लेट हो गई, तो ये देखो महाद्वीपीय प्लेट होती है, ठीक है। इससे जो है ये फॉर्मेशन जो होता है, ये जो, ठीक है, इससे जो ये माउंट रेंज बनती है। और अगर कोई जैसे ये मतलब तुम्हारी ओशियनिक जो एक प्लेट मतलब ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये दोनों जब मिलते हैं तब भी जो है ये मतलब एंडीज जैसे पर्वत हो गया, ठीक है, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ये मतलब ओशियनिक और क्रस्ट परत के जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मिलने से फॉर्मेशन हुआ है। और हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय पर्वत का, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मिलने से हुआ है। तो इसमें संपीड़न होता है, इसमें घर मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब ये मतलब उस पे फॉर्मेशन होता है, ये संपीड़न बल के कारण, ठीक है। तो दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण उन दोनों जो प्लेटों के मध्य विद्यमान अवसादों को संपीड़ित और उत्क्षिप्त करता है।
जिनसे प्लेट सीमा पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो अधिक घनत्व की महासागरीय प्लेट निमज्जित हो जाती है, मतलब उसका मतलब वो डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब वही बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस अभी की कि मतलब जो दो प्लेटें मिलती हैं तो वहाँ पे जो एक दूसरे के तरफ जो अभिसरण होता है, जैसे इसकी ये प्लेट और ये स्लैब एक तरफ बढ़ती हैं तो ये मतलब अभिसरण क्षेत्र होता है, तो इसी पे जो है फॉर्मेशन होता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे। तो देखो ये रॉकीज वाला हमारा जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज माउंटेन रेंज है, ठीक है, और एंडीज है ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये हिमालय हो गया, ठीक है, और कैकस पर्वत है ये भी, ये मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा है। आल्प्स पर्वत है, पेरेनीज है, ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेशन इनमें होता है। ठीक है, और ये मतलब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मिलकर बनाती हैं इसको। तो इस प्रकार हमने जो ये मतलब देख लिया, और इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये थोड़े से अगर मैपिंग करके आप इनको डिनोट कर देते हैं तो आपका मार्किंग बहुत अच्छा हो जाता है। आप लगभग 2 नंबर अदर लोगों से ज़्यादा पा जाएंगे, और यही 2-2 नंबर अगर हर क्वेश्चन में आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपका रैंक कितना आगे बढ़ जाएगा ये आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतने समझदार आप लोग हैं मेरा मानना है, क्योंकि यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करने वाला जो बंदा होता है वो बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायुदाब पेटियां। तो वायुदाब पेटियों के वैश्विक वितरण और वायुमंडल में सामान्य परिसंचरण के प्रतिरूप को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो वायुदाब पेटियां की संक्षिप्त परिचय दे देना है, और वायुदाब पेटियां जो विश्व में उनका वितरण बताना है का और सामान्य जो वायुदाब परिसंचरण के प्रतिरूप को संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो इसमें देखो वायुदाब पेटियां क्या होती हैं कि जो ये वायुदाब पेटी पृथ्वी पर अवस्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां विभिन्न स्थानों पर प्राप्त ऊर्जा के ऋतुवत और स्थानिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न उच्च दाब प्रकोष्ठों या निम्न दाब प्रकोष्ठों की प्रबलता पाई जाती है। ये सूर्य की अभिसारी गति के साथ साथ दोलन करते हैं। ठीक है, और जो मतलब सूर्य की आभासी गति के साथ साथ दोलन करते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, दक्षिणी गोलार्ध में, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर गति करते हैं। ठीक है, वायुदाब पेटियों का वैश्विक वितरण निम्नानुसार है। तो जो हमारी विषुवतरीखी निम्न दाब वायु पेटी विषुवतरीखी क्षेत्र जैसे 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, तो ये मतलब देखने को मिलेगा जो 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें आपको विषुवतरीखी निम्न दाब वायु पेटी देखने को मिलते हैं। इसमें सूर्य ताप की उच्च मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार तापमान के कारण धरातल के संपर्क में आने वाली वायु धाराएं ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठती हैं, और इसके कारण विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इस पेटी को अत्यधिक शांत वायु संचालनों के कारण डोल ड्रम के रूप में भी वर्णित किया जाता है। क्षोभ मंडल का शीर्ष तक पहुंचने के बाद ये ऊपर की ओर उठती हैं और वायु उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये हमारा क्षेत्र हो गया ये वाला, तो 10 डिग्री ये इधर का हो गया पार्ट, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ का, 10 डिग्री साउथ का, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसी को डोल्ड्रम वाला क्षेत्र बोलते हैं। यही निम्न तापमान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो ये जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाला जो जोन होता है। नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च द्रव पेटी जो होती है, तो ऊपर की ओर उठी हुई वायु 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों पर जो पहुंचती है तो इसके तापमान में कमी हो जाती है और धीरे धीरे अवतलित हो जाती है, और उपोष्ण क्षेत्र में वायु का संचय एक उपोष्ण उच्च दाब निर्मित क्षेत्र होता है। जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र के संगत अक्षांशों को अक्षो अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा वाला क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र में हमारी वायु जो है चलती है और उसके बाद वो फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि ये जो शेल होती हैं, शेल के फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पहले ऊपर उठती हैं, जो हमारा ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और जहाँ ये गिरती हैं, ठीक है,
वहाँ जो है हाई प्रेशर वाला जोन, उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। पहले ये फॉर्मेशन ऐसे होता है, ये मतलब वायु उठती है, गर्म होकर वायु उठती है, फिर एक जब क्षेत्र जो निम्न जो कम टेम्परेचर वाला ये ठंडी होती है वायु है, तो ये नीचे आने लगती है, और जहाँ ये गिरती है वहाँ हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी मध्य अक्षांशों यानी 40 डिग्री से उत्तर और दक्षिण में, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में आने वाली गर्म वायु ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु पर अध्यारोपित होती हो जाती है, और जो हमारे उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, यह निम्न दाब पेटी गतिकीय रूप से निर्मित होती है, और यह वाताग्रों के निर्माण यानी फ्रंट जेनेसिस या समशीतोष्ण चक्रवातों के निर्माण का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये मतलब जो गर्म वायु दाब होता है और ठंडा वायु दाब होता है, जो एक क्षेत्र ये मतलब ये वाला ये अभिसरण क्षेत्र ये वायु दाब होता है, एक मतलब विशाल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर एक सा रहता है, तो वहाँ की जो वायु होती है, तो ये जो फ्रंट बनता है उसी के बारे में ये चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। ये मतलब ये गर्म है और ये मतलब ये गर्म है, ये ठंडा है, तो इसको जब तक रिप्लेस नहीं हो जाता दोनों का, तो ये चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो ये ध्रुवी उच्च दाब पेटी के बारे में बात करें तो ये जो है 90 डिग्री उत्तर से दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। तो ये उपध्रुवी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी सघन वायु जो ध्रुवों की ओर गति करती हैं और अपतलित होती हैं, जिससे ध्रुवी उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये हमारा मतलब ध्रुवी उच्च दाब वायु क्षेत्र का निर्माण होता है। तो अब देखो ये मैप में देखो, ये देखो सारी सर्कल बनी हुई हैं। तो ये देखो निम्न दाब क्षेत्र है, ITCZ वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला ITCZ वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इसको हेडली सेल बोलते हैं, ये वाला जो है ये मतलब होता है। ठीक है, और इसको फेरल सेल बोलते हैं, और ये पोलर सेल होती है। तो 3 सेल दोनों तरफ काम करती है। इधर भी ऐसे ये हेडली सेल होता है, ये हेडली सेल होता है, ये फेरल सेल होता है, और उसके बाद ये पोलर सेल होता है। तो ये 3 सेल में ये मतलब इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये मतलब देख सकते हैं, और इसका इस मैपिंग को करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखो हमारा निम्न दाब क्षेत्र होता है, ये उच्च दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, और फिर ये निम्न दाब क्षेत्र होता है, और ये उच्च दाब क्षेत्र होता है हमारा। आप लोगों को पता तो होगा ही मैपिंग के बारे में अच्छे से, ये वाला तो हमारा मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडल में सामान्य परिसंचरण प्रतिरूप के बारे में। तो ये हमारा जो होता है सामान्य परिसंचरण प्रतिरूप क्या होता है कि भूमंडलीय पवनों के संचालन के वैश्विक प्रतिरूप को वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। कैरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है, ये मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ जाती है, और वायुमंडल में सामान्य परिसंचरण प्रतिरूप इसी प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये मतलब इस पर निर्भर करती हैं। तो ये व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवती निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो विषुवत रेखा अभिसरित होती है, और इसे अंतर अभिसरण क्षेत्र यानी जो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। ठीक है, ये विषुवत रेखा की ओर वायु की इस पृष्ठीय गति को दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मैं अब मैप से बताता हूँ आप लोगों को, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लैंग्वेज ये टफ लिखी हुई है। तो देखो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, और सॉरी अच्छे नहीं बनेगी पृथ्वी, अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारी पृथ्वी जैसे मान लो हो गई। ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई। ये हमारा जो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ हो गया, ये 65 डिग्री हो गया, और ये मतलब हमारा 60 डिग्री हो गया। तो जो ये पवनें चलती हैं, ठीक है, ये वाली पवनें, तो ये हमारी जो नॉर्थ से साउथ इस तरह चलती हैं। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ईस्टर्लीज होती हैं।
अब मतलब व्यापारिक पवने, इन्हीं को व्यापारिक पवने भी बोलते हैं। उसके बाद ये पवने यहाँ से क्या करती हैं, वेस्टर्लीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस तरह से, इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये वेस्टर्लीज होती हैं जो हमारे 30 डिग्री से आगे चलती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये पोलर पवने होती हैं जो पोलर से इस तरफ से चलती हैं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेशन हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के बारे में ये कहा गया है। ये पछुआ पवने ये होती हैं, ठीक है, जो वेस्टर्लीज जिन्हें बोलते हैं। व्यापारिक पवने ये हमारे 30 डिग्री के ये बीच में चलती हैं, ठीक है। और ध्रुवीय पवने ये पोलर वाले क्षेत्र में चलती हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये पूरी मतलब फॉर्मेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा